दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार जिन लोगों की परिवार में कोई खास अहमियत नहीं होती, जिन्हें परिवार कुछ खास नहीं समझता और जिनसे परिवार को कुछ खास उम्मीदें नहीं होती, वो परिवार का अटूट विश्वास बनकर उभरते हैं, वो परिवार का अभिमान बनते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है और ये कहानी शुरू होती है बिहार से। एक ऐसा लड़का जो अपने 4 भाई बहनों के बीच में पढ़ने में सबसे नकारा समझा जाता था। पिताजी प्रोफेसर थे और निहायत ही ईमानदार इंसान, जिन्होंने पूरी जिंदगी में 1 रुपया भी ऐसा नहीं कमाया था जिस पे उन्हें अफसोस हो। वो उस बच्चे को हमेशा बुला के और कहा करते थे कि मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या गलती की है कि अल्लाह ने तुम्हें ऐसा बना दिया। वो बच्चा पढ़ाई में सच में कुछ खास नहीं था और पूरे परिवार को इस बात की समझ थी कि ये पढ़ाई से कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। खैर, स्कूली शिक्षा की जो गाड़ी थी वो किसी भी प्रकार से आगे बढ़ी और धीरे धीरे वो बच्चा 10th में पहुंच गया। 10th बोर्ड का एग्जाम आने वाला था और वो सीबीएसई से पढ़ाई कर रहा था। बोर्ड के एग्जाम में वो अपीयर होता है और फिर आती है रिजल्ट की बारी। जिस दिन रिजल्ट आता है, रिजल्ट जानने के बाद पूरे परिवार में एक टेंशन का माहौल था। पूरी फैमिली चिंतित थी। लड़का फेल नहीं हुआ था, हाँ बस पास हुआ था। सिर्फ 45% नंबर थे और सीबीएसई से सिर्फ 45% नंबर होना, आप समझ सकते हैं कि यह सच में एक चिंता का विषय था। पिताजी प्रोफेसर थे, इसलिए उन्हें यह बात पता थी कि इतने नंबर से वो जिंदगी में कुछ खास आगे नहीं कर पाएगा और बहुत सारे रास्ते उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया और उसे समझाया कि देखो, इतने नंबर से तुम कहां जाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोबारा एग्जाम दो। वो बच्चा जिससे 45% आए थे, बाकी लोग भले ही टेंशन में थे, लेकिन वो अंदर अंदर बड़ा खुश था कि वो फेल नहीं हुआ और उससे 45% आ। खैर, पिताजी के बहुत बार समझाने के बाद, खुद मनाने के बाद वो बच्चा तैयार हुआ कि अगली बार यानी कि नेक्स्ट ईयर वो फिर से बोर्ड का एग्जाम देगा। होता बिल्कुल ऐसा ही है। वो थोड़ी सी तैयारी करता है और फिर अगले साल बोर्ड का एग्जाम देता है और फिर से रिजल्ट की बारी आती है और इस बार जो रिजल्ट आता है वो पूरे परिवार को खुश कर देता है। 70% नंबर आते हैं और परिवार के लिए ये 70% नहीं था, ये बिल्कुल 100 में 110 के बराबर था। पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बढ़ती हैं, सब लोग बहुत खुश। लेकिन पिताजी को ये बात मालूम थी कि आखिर इस बच्चे की क्षमता क्या है और ये आगे क्या कर सकता है। अब यहां से 2 लाइनें थी जो कि भारत में हमेशा बहुत ही आम तौर पे देखी जाती है। पहला कि मेडिकल की तरफ चल जाए लड़का, या तो फिर इंजीनियरिंग की तरफ चल जाए। मेडिकल ऐसे भी टफ चीज थी, इसलिए उसे आप हटा ही दे। बात आई इंजीनियरिंग की तो उनके वालिद को लगता था, उनके पिताजी को लगता था कि इंजीनियरिंग इससे नहीं होगी, ये बीच में ही छोड़ देगा। इसलिए वो एक दिन अपने बच्चे को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे, तो अच्छा होगा कि तुम डिप्लोमा में एडमिशन करा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और इससे ये होगा कि अगर तुम इसे पास कर जाते हो तो तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी। बच्चा क्या करता, बस उसने सुना और उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल उसकी स्थिति ऐसी थी कि मरता क्या नहीं करता। उसे हर्ट हुआ, उसका ईगो हर्ट हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और बिल्कुल शांति के साथ अपने पिता की जो भी बातें थी वो मान ली। वो डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम में बैठता है और बारी आती है रिजल्ट की। डिप्लोमा के इस एंट्रेंस एग्जाम में उसका पास ना होना सबको फिर से चिंतित करता है। वो पास नहीं होता और पिताजी इस बात से थोड़े से दुखित होते हैं। नाम उसका वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, लेकिन पिताजी प्रोफेसर थे और किसी भी प्रकार से उसे ये मौका मिल जाता है कि उसका एडमिशन हो जाए और फाइनली वो डिप्लोमा करने चला जाता है। धीरे धीरे वो डिप्लोमा की पढ़ाई करता है, वहां से पास होता है और पास होने के बाद उसे नौकरी भी मिल जाती है। वो नौकरी करने लगता है और नौकरी करते हुए उसे 3 साल बीत जाते हैं। यहां से कहानी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आती है। जब 3 साल नौकरी को बीतते हैं, उसके बाद उस बच्चे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अभी तक नहीं किया है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ना तो मैंने कोई बड़ा एग्जाम दिया, ना तो मैंने कुछ खास किया, मतलब मुझे जिंदगी जहां उठा के रख दी है मैं वहीं पे बैठा हुआ, यानी मैं कुछ कर ही नहीं रहा। और 3 साल के बाद जब बच्चे को ये महसूस होने लगता है तो वो लड़का
अपने पिताजी को कॉल करता है और कॉल करके उनसे ये बातें कहता है, लेकिन उससे पहले वो ये तय कर चुका होता है कि उसे करना क्या है। वो सारे ऑप्शंस तलाशता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल। वो जीवन के एक ऐसे स्टेज पे था जहां से इन दोनों का रास्ता बंद हो चुका था। अब उसके पास दो और ऑप्शन थे। पहला कि वो कैट का एग्जाम देके एमबीए करने चला जाए, या तो एक और ऑप्शन था, वो था यूपीएससी का। बिहार के युवाओं के खून में यूपीएससी है और बिहार के अंदर सिविल सेवाओं की परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं और आईएएस या आईपीएस बन जाते हैं तो एक अलग ही इज्जत है, एक अलग ही सम्मान है। वो बच्चा सोचता है कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है और इतना कुछ सोचने के बाद, इरादा तय करने के बाद वो अपने वालिद को कॉल करता है और वो कॉल करके अपने पिताजी से ये बात कहता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि मैं सिविल सेवाओं के अंदर जाऊं। पिताजी को लगता है कि अभी तो मैं खुश हुआ था कि बेटा नौकरी कर रहा है, 3 साल हो गए हैं, यहां सेटल हुआ है, तो आगे की कुछ बात होगी, और ये क्या हो गया इसको। वो फिर से टेंशन में चले जाते हैं कि अभी थोड़ा खुश हुआ ही था, अभी थोड़ी राहत मिली ही थी कि ये क्या बात करने लगा। वो अपने बेटे से कहते हैं कि सुनो, मुझे लगता है कि तुम पे जॉब का अधिक स्ट्रेस है और तुम थोड़े थम चुके हो, तो एक काम करो, छुट्टी लेके घर आ जाओ कुछ दिनों की। लड़का बिल्कुल ऐसा ही करता है, छुट्टी लेके घर आ जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो फिर से घर के अंदर ये बात चलती है कि नौकरी छोड़नी है और यूपीएससी की तैयारी करनी। पिताजी उससे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कोई दोस्त यूपीएससी की तैयारी करने वाला है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उसकी सोहबत में जाके तुम भी यूपीएससी निकाल लोगे। बच्चा कहता है कि नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो उसको बताते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस एग्जाम की बात कर रहे हो, ये देश का सबसे कठिन एग्जाम है, तुम ये बात समझते हो। वो बच्चा कहता है कि हाँ, मैं ये बात समझ रहा हूं और फिर भी मेरा ये इरादा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। ये सब कुछ देखने के बाद उसके पिताजी ये कहते हैं कि सुनो, तुमसे अधिक और सबसे अधिक इस दुनिया में मुझे खुशी होगी अगर सच में तुमने अपना इरादा बनाया है यूपीएससी करने का। लेकिन एक बात जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ तैयारी करने और 2 से 3 महीने के बाद तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुमसे ये नहीं होगा और फिर पता चले कि तुम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, यानी नौकरी भी गई और फिर तुम्हें ऐसा लगे कि तैयारी भी नहीं हो पाएगी, तुमसे हो भी नहीं पाएगा। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। बच्चे को सारी बातें समझ में आती है और वो फाइनली ये इरादा कर चुका होता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी ही करनी है। पिताजी राजी हो जाते हैं और वो फाइनली पहुंच जाता है अपनी सिविल सेवाओं की तैयारी की यात्रा शुरू करने। यात्रा शुरू होती है और वो बच्चा कहता है कि यहां से मैंने पढ़ना, लिखना, टेबल कुर्सी पे बैठना, ये सारी बेसिक चीजें सीखी। इससे पहले मुझे ये सारी चीजें भी ढंग से नहीं आती थी। तैयारी करता है और फिर बारी आती है पहले एग्जाम की और पहले एग्जाम में प्रीलिम्स में ही उसका रिजेक्शन हो जाता है, वो फेल हो जाता है। फिर वो दूसरी बार एग्जाम में बैठता है और इस बार वो प्रीलिम्स निकाल लेता है। घर वाले खुश होते हैं। मेंस की बारी आती है लेकिन मेंस में वो फेल हो जाता है। फिर तीसरी बार वो एग्जाम में बैठता है और इस बार भी वो प्रीलिम्स पास कर लेता है। फिर उससे मेंस में पहुंचता है। घर वालों को लगता है कि अब कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बार भी वो मेंस में फेल हो जाता है। 3 बार फेल होने के बाद अब घर वालों के लिए भी एक टेंशन का विषय होता है और थोड़ा बहुत मनोबल हर इंसान का कहीं ना कहीं टूटता है। लेकिन इस लड़के में एक बात आ चुकी थी कि मुझे यूपीएससी करना है। उसी दौर में साहब फैजल, उनकी वीडियोस ये देखते थे और भी कई लोगों की जो यूपीएससी क्रैक करके फाइनली सफलता प्राप्त कर चुके थे। ये बच्चा चौथी बार अपनी तैयारी में लगता है और जब वो चौथी बार बैठता है एग्जाम में तो इस बार वो प्रीलिम्स निकाल लेता है, मेंस का एग्जाम देता है और इस बार मेंस के एग्जाम में भी वो पास कर जाता है। फाइनल इंटरव्यू यानी कि लास्ट स्टेज, और इस अंतिम स्टेज में वो जाता है, इंटरव्यू देता है और फिर वक्त आता है, वो दिन आता है जब इंटरव्यू का नतीजा निकलना था, जब फाइनल रिजल्ट निकलना था। लेकिन अफसोस फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है। पिताजी को टेंशन होती है। उनको ऐसा लगता है कि इतना आगे जाके, लास्ट स्टेज तक जाके मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद वो परेशान होगा। इसलिए वो उससे कॉल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, तुम यहां तक पहुंच गए और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम परेशान मत होना। वो बच्चा कहता है
कि पापा मुझे यकीन है कि अगली बार इस लिस्ट में मेरा नाम जरूर आएगा। और फिर वो 5वीं बार इसी माइंडसेट से, पॉजिटिव माइंडसेट से, एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ तैयारी में लग जाता है अगले साल के लिए। और फिर वो 5वीं बार एग्जाम में अपीयर होता है, प्रीलिम्स निकालता है, मेंस में निकालता है और फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचता है। जिस दिन रिजल्ट निकलना था और वो जैसे ही रिजल्ट देखने वाला होता है, अचानक से उसके मोबाइल पे उसके फ्रेंड का कॉल आता है। और जैसे ही वो कॉल देखता है अपने मित्र का, वो समझ जाता है कि मैं पास तो कर चुका हूं। तो वो सीधे अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे इतना तो पता है कि मैं पास कर चुका हूं, मेरा रिजल्ट निकल चुका है, तो मुझे ये बताओ कि मेरी रैंक कितनी है। और वो दोस्त कहता है कि तुम्हारा रैंक 137 है, यानी ऑल ओवर इंडिया 137। और फाइनली वो लड़का आईपीएस बन जाता है। आप सोच के देखिए, एक ऐसा लड़का जो पढ़ने में नकारा था, एक ऐसा लड़का जो 2 बार मैट्रिक पास करता है, एक ऐसा लड़का जिसका डिप्लोमा के एंट्रेंस एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, वेटिंग में नाम चला जाता है, एक ऐसा लड़का जिसके परिवार को उससे कोई खास उम्मीदें नहीं थी। और 3 साल नौकरी करने के बाद उसे एक दिन ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खास नहीं किया है, मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। और वो भारत की सबसे कठिन परीक्षा 5वीं बार, 4 बार फेल होने के बाद 5वीं बार में पास करता है और वो भी आईपीएस बनता है। इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि आप क्या है अभी मायने ये नहीं रखता, आपको क्या बनना है, और जो कुछ भी बनना है उसके लिए आपको विश्वास करना है। गौहर हसन आज एक प्रेरणा है। 2019 में उन्होंने ये परीक्षा पास की और आज गौहर हसन की कहानी, उनकी सफलता की कहानी लाखों बच्चों को प्रेरित कर रही है। मैं आपसे भी यही कहूंगा, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, या फिर आप कुछ भी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, खुद से कभी भी निराश मत होइएगा, खुद पे विश्वास रखिएगा, यकीन रखिएगा। और एक बात समझिए, गौहर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं तो उनके पिताजी ने कहा कि उर्दू सब्जेक्ट ले लो। और वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे उर्दू का सलाह दिया तो उस समय मुझे उर्दू की स्पेलिंग भी नहीं आती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन बहुत वक्त लगा। वो कहते वक्त लगा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि ऑल ओवर इंडिया में उर्दू में सबसे अधिक मार्क्स उनके थे। इंसान अगर सीखने पे आ जाए, अगर इंसान सच में कमिटमेंट ले ले तो कुछ भी सीख सकता है। मैं आप सबसे कहूंगा, हार मत मानिएगा, गिव अप मत कीजिए। अगर आपके दिल से कुछ बात निकलती है और आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं और के लिए बने हैं, तो कोशिश जरूर कीजिएगा। बिना कोशिश के हार मानना सबसे बड़ी कायरता है। कोशिश करके हार जाए, ठीक है ना, अफसोस तो नहीं होगा, लेकिन बिना कोशिश किए हार जाए, इससे बड़ी कायरता क्या है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी अगर आपको सच में बढ़िया लगी हो और आपके दिल को ये कहानी छू गई हो, तो इस कहानी को हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए, हर उस युवा तक पहुंचाइए जो सच में अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य के लिए प्रयास कर रहा है और कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। मैं आप सबसे कहूंगा कि आप खुद को कमजोर मत मानिएगा, आप कमाल के आदमी हैं। अगर आप ठान लें तो आप हर मुश्किल को आसान कर सकते हैं और आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अगर कहानी बढ़िया लगी हो और ऐसी और भी कहानी आप सच में सुनना चाहते हैं, सच्ची कहानियां, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।